तो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसका क्या मतलब है? दो चीजें आपके पास, एक मैटर है और एक है रेडिएशन। जो न्यूटन के टाइम की फिजिक्स थी, यानी कि पुरानी फिजिक्स, जिसको हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, उसमें यह कहा जाता था कि मैटर यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर वो चीज होती है जिसमें मास होती है, अगर उसमें स्पीड है तो उसमें मोमेंटम भी होगा और उसमें एनर्जी भी होगी। बट रेडिएशन के लिए यह माना जाने लगा कि चूंकि रेडिएशन में मास नहीं होता, इसका मतलब है उसके अंदर मोमेंटम भी नहीं आ सकता, बट एनर्जी होती है। रेडिएशन मतलब सिंपल लाइट, एनर्जी तो होती है। बट बाद में जब कुछ चीजें सामने आई तो मॉडर्न फिजिक्स ने यह बोला कि ठीक है, मैटर जो आपने बोला वही है, लेकिन रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन में मास नहीं होता, लेकिन उसमें मोमेंटम होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपने पढ़ा है कि इसका मोमेंटम भी निकाला था लाइट का। ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में। तो मास होता है कि नहीं होता, कि मोमेंटम की होता है, कि मोमेंटम तो मास इंटू वेलोसिटी होती है। तो बोलता है कि मोमेंटम होने के लिए मास का होना जरूरी नहीं है, और अगर उसमें मोमेंटम है तो उसमें एनर्जी होगी ही होगी। तो हमारे लिए लाइट एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया जिसमें मास नहीं होता, लेकिन उसमें मोमेंटम ऑफ एंड एनर्जी दोनों मिलेगा। ठीक है, अब लिखिए इसमें, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स a particle can have definite momentum and definite energy. That is why radiations are supposed to made up of, radiation मतलब light, radiations are supposed to made up of particles, and these particles are called as These particles are called as photons. क्या मतलब निकला? ये कह रहा है कि भाई साहब, आप जब कह रहे हो कि मैटर वो होती है जिसमें मोमेंटम होता है और एनर्जी होती है, मैटर मतलब पार्टिकल, पार्टिकल वो होता है जिसमें मोमेंटम भी होता है, एनर्जी भी होती है। तो लाइट में भी तो मोमेंटम होता है, एनर्जी होती है, तो लाइट भी तो पार्टिकल हो गई। कि बात सही है। तब जाकर के लाइट को हमने यह माना कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल ऑल्सो, और इस पार्टिकल का नाम क्या रखा? फोटोन। क्या फोटोन का मास होगा? नहीं। आप ये समझ के चलिए कि ये आपका एक लाइट है और ये है फोटोन, ये फोटोन है। इस एक फोटोन की एनर्जी दी जाती है एच न्यू, या फिर hc अपॉन लैम्डा। h इज अ प्लैंक कांस्टेंट। ये किसकी एनर्जी लिखी मैंने? एक फोटोन की। आप अगर इसको और ज्यादा विजुलाइज करना चाहें तो आप ये समझ लीजिए कि फोटोन जो है वो आपके होली पे वाटर बलून की तरह है। बिल्कुल, आप क्या करते हो? वाटर बलून में पानी भरते हो और उसको उठा करके फेंकते हो। फेंका आपने, वो वाटर बलून बेसिकली क्या, एक फोटोन है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है? एनर्जी। यहां क्या भरा हुआ है? पानी। बट लाइट के अंदर पानी नहीं होता ना, ऐसे पड़े तो गीला हो जाएगा फिर तो तू। ठीक है, तो वाटर बलून में जिस तरह से अंदर एनर्जी भरी होती है, उसी तरह से फोटोन में क्या भरा होता है? एनर्जी। वाटर बलून में जैसे वाटर भरा होता है, उस तरह से फोटोन में क्या भरा होता है? एनर्जी। और उस एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? hc अपॉन लैम्डा। क्या फोटोन में मास होता है? नो, मास है ही नहीं। अब फोटोन में और क्या चीजें, कैसे आपको मानना है, क्या समझना है, वो समझने के लिए हेडिंग लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन। रेडिएशन के लिए मोमेंटम का फॉर्मूला ये लगता ही नहीं, दूसरा फॉर्मूला लगता है U बाई सी, अगर एब्जॉर्ब है। पहली चीज लिखिए, अच्छा ब्रैकेट में लिखिए, रेफर टू एनसीईआरटी पेज नंबर 396। उसमें से एक बार इसको पढ़ना है। सेकंड बुक में एनसीईआरटी पढ़ने की आदत डालें थोड़ा सा। रेफर टू पेज नंबर 396। ठीक है, अब लिखिए इसमें पहली चीज, फोटोन के लिए क्या क्या इन्होंने अजम्पशंस ली हैं। नंबर 1, फोटोन हैज एनर्जी। फोटोन हैज एनर्जी, दैट इज, ये assumption है कि एनर्जी होगी। हाँ, फोटोन पकड़ के थोड़ा देखा गया, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। ये क्या है? एनर्जी ऑफ वन फोटोन।
एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। अगर n फोटोन है तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? n टाइम्स ऑफ h न्यू या n टाइम्स ऑफ hc अपॉन लैम्डा। ठीक है। और ब्रैकेट में लिखिए एक छोटी सी बात, दिस एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। दिस एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। सेकंड चीज लिखिए कि ये इंटेंसिटी का क्या चक्कर है। लिखिए इंटेंसिटी, लिखिए इसमें, इट इज बेसिकली नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यानी कि अगर आपको लाइट की इंटेंसिटी बढ़ानी है तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? नंबर ऑफ फोटोन्स। अगर नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ते हैं तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है। इसका एनर्जी से कोई रिलेशन नहीं है। दूसरी बात लिखिए, अगली बात, फोटोन यानी कि लाइट चार्ज होता है लाइट पे? चार्ज नहीं होता। देखिए, फोटोन्स आर न्यूट्रल। अच्छा, अगर फोटोन न्यूट्रल है इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर उसके पास खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसका कुछ उखाड़ नहीं सकता। अगर चार्ज नहीं है तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी इसका कुछ नहीं कर सकती। लिखिए, फोटोन इज न्यूट्रल, हेंस अनअफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। लिखिए, मोमेंटम ऑफ फोटोन is given by अगला पॉइंट, P is equals to h न्यू अपॉन c। यानी कि h न्यू क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन। E तो E is equals to प्रियंका चोपड़ा। ये फोटोन पे लगता है। किस पे लगता है? फोटोन पे, पार्टिकल पे नहीं लगेगा। C is the speed of light, E is the energy of one photon and P is the momentum of photon। और ऐसा भी कह सकते हो, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। तो इसमें न्यू की वैल्यू रखो, न्यू इज इक्वल टू पी क्या है? एच न्यू बाई सी। न्यू की वैल्यू रखो सी बाय लेमडा। सी से सी कट गया, एच अपॉन लेमडा। तो मोमेंटम का एक फॉर्मूला हो गया एच अपॉन लेमडा। और न्यू, एच न्यू को आप एनर्जी भी तो कह सकते हैं, P इज इक्वल टू ई बाई सी। तो E इज इक्वल टू पी सी। ये दोनों फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे आपको। पी सी बोले तो प्रियंका चोपड़ा। लेमडा का मतलब वेवलेंथ ऑफ फोटोन। लिख लीजिए, लिखिए इसको। अगला, when light interact with matter, when light interact with matter, it behaves like a particle, and in this process the number of photons may not be conserved, तो रिजल्ट क्या निकला? अगर लाइट निकल रही है तो ये क्या है? वेव। लेकिन ये लाइट निकल करके जैसे ही किसी मैटर से टकराएगी, किसी मेटल से टकराएगी, यहां टकराएगी, वहां टकराएगी, तभी किसकी तरह बिहेव करेगी? पार्टिकल। यानी कि लाइट का ड्यूअल नेचर है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। इस चैप्टर में हम मेनली ड्यूअल नेचर में से वेव
इस चैप्टर में मेनली पार्टिकल नेचर को हम डील करेंगे। वेव नेचर हमने वेव ऑप्टिक्स में डील करा है, ठीक है। यहां हम करेंगे पार्टिकल नेचर डील। और पार्टिकल कौन सा है? फोटोन। फोटोन की, एक फोटोन की एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? एच न्यू। मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है? E इज इक्वल टू पीसी। और पी को आप निकाल सकते हैं एच अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। क्लियर? ओके, ये सारी बातें उसने बोली। और सबसे बड़ी बात जो इसमें यह है कि फोटोन की इंटेंसिटी और फोटोन की एनर्जी, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। फोटोन की इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन। जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन होंगे उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा है। और एनर्जी का मतलब है एच सी अपॉन लैम्डा। मैं इसको और क्लियर करता हूं, देखिए बहुत ध्यान से समझना। सपोज करो मेरे पास एक सोडियम लैंप है। सोडियम लैंप वो होते हैं जो येलो वाले होते हैं। ये मैंने सोडियम लैंप है मेरे पास 60 वॉट का, ठीक है। तो बेसिकली ये जो लैंप है मेरे पास, ये फोटोन निकाल रहा है। सोडियम लैंप है येलो कलर का, तो इसकी वेवलेंथ फिक्स हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई। तो सपोज करो 60 वाट का है और इस एक फोटोन की एनर्जी 1 जूल है। कितनी है? 1 जूल है। ऐसे करके ये टोटल कितने फोटोन निकाल रहा होगा? 60 photons per second are emitted, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है? 60 जूल पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 60 जूल देगा, है ना। और हर एक फोटोन की एनर्जी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी न्यू होगी, इसकी भी फ्रीक्वेंसी न्यू होगी, इसकी भी न्यू, इसकी भी न्यू, तो सबकी एनर्जी क्या होगी? एच न्यू। हर एक फोटोन की एनर्जी क्या होगी? एच न्यू, यानी कि सारे फोटोन की एनर्जी बराबर है। अब जब ये फोटोन किसी सरफेस पर गिरेगा, यहां पे गिरेगा, तो इस पर 1 सेकंड में 60 फोटोन्स लाई करेगा। 60 फोटोन इस पे गिरेंगे, तो एनर्जी रिसीव्ड, कितनी एनर्जी रिसीव्ड हो गई? एक फोटोन की एनर्जी क्या है? एन एच न्यू, यही है ना। कितने फोटोन निकल रहे हैं? 60। एच न्यू की वैल्यू कितनी मानी मैंने? तो इसको मिल गया 60 जूल पर सेकेंड। सिंपल सिंपल बात करी मैं, ठीक है। अब सोचो केस 2 समझिए। मैंने अब लिया सोडियम लैंप 100 वॉट का। अब ये जो लैंप है मेरे पास, ये 100 वॉट का है। इसमें एक फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? वही रहेगी, क्योंकि सोडियम लैंप एनर्जी डिपेंड करता है लैम्डा पर या फ्रीक्वेंसी पर। ये तो फिक्स है आपके पास सोडियम लैंप के लिए। या तो कलर चेंज करो, लाइट का कलर चेंज कर दो, येलो कर दो, येलो तो है सॉरी, ग्रीन कर दो, रेड कर दो, तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। यानी कि इस वक्त भी इसकी एनर्जी एच न्यू ही है, यानी कि एक फोटोन की एनर्जी अभी भी कितनी है? 1 जूल। ऐसे कितने फोटोन पर सेकंड निकाल रहा होगा ये? But energy of each photon is same. अब जब ये इस सरफेस पे गिरेगा, इस सरफेस पर कितने फोटोन गिरेंगे? 100। तो आपको एनर्जी ज्यादा मिल रही है? ज्यादा मिल रही है, 100 फोटोन्स। तो
तो अब अगर आप एनर्जी रिसीव्ड की बात करेंगे, अबे हुए, तो n इंटू एच न्यू, ये 100 है, ये 1 है, यानी कि 100 जूल मिलने वाला है आपको पर सेकेंड। अब आप समझ रहे हैं, अगर आपने 60 वाट की जगह 100 वाट का बल्ब लगाया है तो आपने उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई थी, इंटेंसिटी बढ़ाई थी, फोटोन की एनर्जी आपने नहीं बढ़ाई। पहले आपको 60 फोटोन एक सेकंड में मिल रहे थे तो 60 जूल की रोशनी थी, अब आपको 100 फोटोन मिलेंगे। तो बेसिकली इंटेंसिटी कैसे बढ़ी है, नंबर ऑफ फोटोन अगर आपने बढ़ाए हैं तो आपके पास इंटेंसिटी बढ़ी है, बट एनर्जी ऑफ फोटोन रिमेन सेम। क्लियर? अब ये 60 फोटोन गिरे, दीवार पे गिरे, दीवार ने उसको एब्जॉर्ब कर दिया, तो दीवार से टकराने से पहले कितने फोटोन थे? 60। टकराने के बाद कितने बचे? एक भी नहीं। 0। तो फोटोन का नंबर कंजर्व नहीं होता। जब भी एक फोटोन मैटर से इंटरेक्ट करेगा तो नंबर कंजर्व नहीं हो सकता है। मेटेलिक सरफेस से, अगर ये मेटेलिक सरफेस से एक सेकंड में 60 फोटोन इस पे गिर रहे हैं तो हो सकता है 50 फोटोन रिफ्लेक्ट हो जाए, बट 10 कुछ तो गर्म होगा ये भाई, 10 फोटोन तो फिर भी ये खत्म ही कर देगा ना। तो जब भी कोई लाइट मेटल या मैटर से टकराएगी तो नंबर ऑफ फोटोन कंजर्व हो ये कोई जरूरी नहीं है। आइए, तो एनर्जी ऑफ फोटोन, इंटेंसिटी ऑफ फोटोन, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसका फॉर्मूला होता है एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। सही बात है? फॉर अ पर्टिकुलर कलर frequency of light is fixed. So lights of same color, यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी, will have photons of same energy। लिखिए इसको, ये क्या है? एनर्जी ऑफ वन फोटोन। इंटेंसिटी, it is defined as number of photons falling per unit area per unit time। अगर ये कोई बल्ब है, इसकी एनर्जी चारों तरफ जाएगी, है ना? और सपोज करो यहां पर एक डिस्क है जिसकी रेडियस है, कोई नहीं, डिस्क है, और ये डिस्क यहां से d डिस्टेंस पर है, इसकी रेडियस है r। तो जो ये फोटोन निकालेगा वो तो चारों तरफ निकालेगा कि एक ही तरफ निकालेगा?
अब मैं डिस्क पर आने वाली इंटेंसिटी निकालना चाहता हूं, ठीक है? डिस्क रोटेट कर रही है? नहीं बेटा, वही है। इफ n photons per second is received ओके, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? एक फोटोन की एनर्जी क्या है? एच न्यू। तो एन फोटोन की एनर्जी एन एच न्यू पर सेकेंड, यानी कि ये। अब ये जो 100 फोटोन निकाल रहा है, रुक जाओ इसको छोड़ो, मैंने माना इसने 100 फोटोन निकाले, क्या 100 के 100 डिस्क के पास गए क्या? जितना डिस्क का एरिया हो उतने ही जाएंगे भाई तो मैं ये कह सकता हूं फोटोन एमिटेड टोटल एन फोटोन निकाल रहा है, बट ये एन फोटोन 4 पाई आर स्क्वायर में जा रहा है, क्योंकि स्फीयर जैसा बनेगा, है ना? दीज एन फोटोन्स आर इन 4 पाई डी स्क्वायर एरिया। बोलो, इसके चारों ओर होगा। तो फॉर डिस्क या so therefore 1 meter square area will have n upon 4 pi d square photon। तो डिस्क को कितना मिला? n upon 4 pi d square into a। a is the area of disk। अभी डिस्क की जगह कुछ भी हो सकता है भाई, है कि नहीं? ये आर क्या है? डिस्क की रेडियस मैंने मान ली। तो डिस्क को कितने फोटोन मिले? n अपॉन 4 पाई आर, 4 पाई डी स्क्वायर, ये डिस्क को मिल गए। बट पर यूनिट एरिया निकालना है, तो इसको मैं एरिया से डिवाइड कर दूं। पर यूनिट एरिया के लिए n अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाई ए, खत्म हो गया। हाँ हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो यहां लिखूंगा, टोटल फोटोन कितने आए? n अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर। एक फोटोन की एनर्जी, ये फोटोन आ गया, एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू पर सेकेंड। तो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। तो इंटेंसिटी इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। लिखिए इसको। बाकी करने का जरूरत नहीं था, जब 1 मीटर स्क्वायर का कर दिया तो यही तो पर यूनिट हो गया ना, है कि नहीं? दिस इज फोटोन्स पर यूनिट एरिया। क्या जबरदस्ती मैच लगा। लास्ट क्लास में बेसिकली हमारे पास जो सीखने वाली बात थी वो ये कि एनर्जी और इंटेंसिटी का आपस में कोई लेना देना नहीं है। इंटेंसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब है नंबर ऑफ फोटोन बढ़ रहे हैं। एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई होगी। एनर्जी बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़े, ऐसा नहीं होता अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर में ऐसा होता है। और लाइट जब निकली है तो वेव नेचर, और जैसे ही किसी से टकरा जाएगी पार्टिकल नेचर बिहेव करेगी। ये बातें हमने कर ली थी। हेडिंग लीजिए, मैटर वेव्स। ये वर्ड आपने क्लास 11th में जब केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा था, सेकंड चैप्टर, उसमें छोटा सा टॉपिक दे रखा है, मैटर वेव्स। लाइट को हम लोगों को लगता है कि वेव होती है, बट लाइट का कौन सा नेचर होता है? पार्टिकल नेचर भी होता है। तो रिवर्सिबिलिटी के प्रिंसिपल पे हमारे पास नेचर काम करती है। अगर वेव का पार्टिकल नेचर है तो कहीं ना कहीं पार्टिकल की भी कोई ना कोई वेव होती होगी। सिंपल बातें। जब इस बारे में आगे पढ़ा तो डी ब्रोयल नाम का साइंटिस्ट था, उसके नाम की स्पेलिंग ये थी, इसका नाम था डी ब्रोयल। इंडिया वाले इसको प्राय से डी ब्रोगली कहते हैं।
फॉर द ऑब्वियस रीजन, फॉर द ऑब्वियस रीजन। ठीक है, तो डी ब्रोयल नाम का जो साइंटिस्ट था उसने ये बोला कि कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में आता है तो उसके साथ उसकी कुछ वेव्स भी एसोसिएटेड होती हैं। ये सिर्फ एक इमेजिनरी डायग्राम बना रहा हूं। अगर पार्टिकल मोशन में है तो उस पार्टिकल की वेव होती है। इट मींस अगर मैं मूव कर रहा हूं तो मेरी भी एक वेव है। इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन की भी वेव है। जब भी किसी क्वेश्चन में किसी पार्टिकल की वेव कह रहा है तो वो कौन सी वेव होगी? मैटर वेव। यह है मैटर और यह रही आपकी मैटर वेव्स। तो डी ब्रोयल कहता है कि किसी भी मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड कुछ वेव्स होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मैटर वेव्स। और डी ब्रोयल ने बोला कि मैटर वेव की जो वेवलेंथ है वो आप h/p फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। p इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल दैट कैन बी रिटन एज √2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब जब डी ब्रोयल से पूछा कि अगर यही एक बात है, mv भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कि मूविंग पार्टिकल की वेव होती है तो क्यों हमें इस तरह की वेव कभी ऑब्जर्व नहीं हुई? इतने बड़े बड़े एरोप्लेन घूमते हैं, ट्रक घूमते हैं, हम इंसान घूमते हैं, कभी किसी वेव को क्यों नहीं ऑब्जर्व किया गया? तो उसने बोला कि जो नॉर्मल पार्टिकल होते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p, p विल बी रिटन एज m इंटू v। कहता है इन पार्टिकल का जो मास है ये बहुत ज्यादा होता है। इतने ज्यादा मास की वजह से वेवलेंथ इनकी बहुत कम आती है और हम इन वेव को ज्यादातर मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए किसी भी पार्टिकल की वेव इतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं। बट हां, अगर ये मास बहुत कम है, कितना कम? माइक्रोस्कोपिक, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, अगर इनकी बात आप कर, किस, मैंने गामा नहीं बोला, गामा इज नॉट ए पार्टिकल, गामा इज अ पार्ट ऑफ लाइट इटसेल्फ। तो ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं इनका मास कम हो जाता है। तो फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जिनका मास बहुत कम होता है, वेवलेंथ ज्यादा होती है, वी कैन ऑब्जर्व मैटर वेव। एक ये बात, तो ये बात हमें पता लगेगी बॉल की वेवलेंथ क्यों नहीं निकालते हम, ट्रक की वेवलेंथ क्यों नहीं निकाल रहे, मेरी क्यों नहीं निकाल रहे, या एरोप्लेन की क्यों नहीं निकाल रहे। बात क्लियर है। फिर बात ये आती है कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है इनकी वेवलेंथ कैसे निकाली जाए। फॉर्मूला आपके पास है, बट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाओगे, कैसे लाओगे? लात मार के, धक्का मार करके, कैसे? इलेक्ट्रॉन को मोशन में कैसे लाओगे? इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज है ना गंजे, इलेक्ट्रिक फील्ड दे करके। किसी भी चार्ज पार्टिकल को आपको मोशन में लाना है, एक्सीलरेट करना है, तो आपको क्या लगानी पड़ेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q इंटू V। V इज ए वोल्टेज। तो ये यहां पर हमें Q इंटू V फॉर चार्ज पार्टिकल, हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। V इज वोल्टेज बेसिकली। चलो, अगर हम इसमें आप इलेक्ट्रॉन यूज कर लोगे, प्रोटॉन यूज कर लोगे, अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन सब यूज कर लोगे इस फॉर्मूले में। बट न्यूट्रॉन को कैसे धक्का मारोगे? न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं करेगा, मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं करेगा। फिर इसको आप थर्मल एनर्जी से भगा सकते हो, टेम्परेचर दे करके। उस केस में इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखोगे 3/2 kT। K इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के तरीके आपके पास ये होंगे, फिर हम इसको यूज करके एक एक के निकालेंगे। चलिए लिखिए इसको इतना, लिखिए अकॉर्डिंग टू डी ब्रोयल some waves are associated to a moving particle
to a moving particles, which is called as matter waves. और डी ब्रोयल वेव्स। हो गया? ओके, नोट लिखिए। अब ये मैटर वेव्स क्या सिग्निफाई करती हैं? लिखिए, दीज मैटर वेव्स सिग्निफाई और shows a probability of existence of matter। यानी कि कहीं पर अगर आपको मैटर वेव मिल रही है तो इसका मतलब वहां मैटर होगा कहीं ना कहीं, है ना? सपोज करो ये मैटर वेव है, समझना, ये आपको कहीं पर मैटर वेव मिली, ठीक है, ये मैटर वेव का एम्पलीट्यूड। अगर आपको मैटर वेव मिली है तो इसका मतलब वहां पे मैटर होगा तभी तो मिली है। लेकिन जिस जगह मैटर वेव मिली है वहां पर मैटर था या है या होगा? था, है नहीं, वहां से तो वो चला गया। याद कीजिए बोहर का मॉडल गलत हो गया था। उसने बोला था इलेक्ट्रॉन यहां है, न्यूक्लियस से इतनी दूरी पर है और इस स्पीड में है। हाइजेनबर्ग ने बोला गंजे, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको ये इलेक्ट्रॉन कैसे पता लगा है वहां पे? मैटर वेव से ना। तो जहां पे मैटर वेव मिली वहां से तो वो चला गया। वहां पे अब उसकी स्पीड कितनी बात की बात है। तो दिस वेव शोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर। अगर यहां पर इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो हो सकता है यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ मैटर इज हाई। और जहां पे मैटर वेव का एम्पलीट्यूड कम है, जहां पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर यहाँ पर मैटर वेव पहुंची नहीं होगी अभी। जहां पर ज्यादा मैटर वेव मिली तो वहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। याद कीजिए साई स्क्वायर, दिस शोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कि साई क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन में एम्पलीट्यूड। तो जहां पे साई ज्यादा है वहां साई स्क्वायर ज्यादा होगा। नहीं, वहां पे मिलने की संभावना ज्यादा है। हाँ, चला गया तो इतना दूर नहीं गया, वहीं कहीं होगा ऐसे करके, ठीक। जहां पे आवाज सबसे तेज आई वहां पे उस आदमी के होने की संभावना है ज्यादा। ओके, और ये जो मैटर वेव्स हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती, ठीक है। बनाइए इसको और लिखिए मैटर वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऐसा क्यों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों नहीं भाई? कोई रीजन देगा मुझे? मैटर वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे बनती हैं? कौन प्रोड्यूस करता है? एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल। अगर ये पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से भी जा रहा है तो भी मैटर वेव मिली है। इसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब मिलती है? जब चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट होता है। न्यूट्रॉन में चार्ज भी नहीं है वैसे भी। तो दीज आर एसेंशियली नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हाइजेनबर्ग याद है ना? मैटर वेव का कोई भी क्वेश्चन है इस फॉर्मूले से बाहर नहीं जाता। ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना चाहते हैं तो काइनेटिक एनर्जी विल बी रिटर्न एज Q इंटू वी, दैट इज E इंटू वी। तो लैम्डा हो गया H अपॉन √2m E इंटू
इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, ई होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये सारी वैल्यू रखोगे तो लैम्डा निकल के आएगा 12.27 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगर यही चीज फॉर प्रोटॉन निकालने बैठ गए तो सब कुछ सेम करना पड़ेगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी आएगी Q इंटू वी, ई इंटू वी, एच की वैल्यू सेम, मास आपको 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम रखना पड़ेगा। और सब कुछ रखोगे, प्रोटॉन के लिए कितनी वैल्यू 0.286 अंडर वी। तीसरा, प्रोटॉन के बाद में अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के लिए ये वैल्यू निकल करके आएगी 0.101 अंडर वी। फॉर ड्यूट्रॉन ये वैल्यू निकल के आएगी 0.202 अंडर वी एंगस्ट्रॉम में। लिखिए इनको, न्यूट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT। के की वैल्यू कितनी होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट? -23 होना चाहिए, टेंशन नहीं लेना। आइए, तो छोटी मोटी बातें और सिखा देता हूं मैं, जो इसमें जो आने वाले न्यूमेरिकल्स हैं उनका बेसिक्स बनती हैं। 3/2 kT लिख तो दिया। हाँ, कुछ बातें मैं बता देता हूं, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन। प्रोटॉन को आप पॉजिट्रॉन भी छोड़ो, हाँ, चार्ज, अगर प्रोटॉन पे चार्ज ई मान रहे हो, दैट इज 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, तो इलेक्ट्रॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है मैग्नीट्यूड वाइज, नेगेटिव में होगा, वो एक अलग बात है। अल्फा पार्टिकल इट इज हीलियम 2+, है ना, तो ये हो जाएगा 2e। ड्यूट्रॉन होता है 1H2, सॉरी, हाइड्रोजन का आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये ड्यूट्रॉन वही बंदा है ये, तो इसका भी होगा E। जब मास लिखने की बारी आएगी, अगर प्रोटॉन का मास आप mp लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास mp/1837 होगा। इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट पार्टिकल ऑफ द वर्ल्ड। प्रोटॉन के मास का 1/1837 टाइम होता है इलेक्ट्रॉन का मास। हीलियम का लिखोगे 4 mp, प्रोटॉन के मास का 4th टाइम। ड्यूट्रॉन का लिखोगे डबल ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, लिख लीजिए, याद है करना क्या इसमें। हीलियम तुझे पता ही हो, हीलियम 2+ है, तो एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन पता ही है क्या चाहिए, ऐसा कौन सी नई चीज है। एक को लिखिए पेयर प्रोडक्शन, हेडिंग लीजिए पेयर प्रोडक्शन। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का ही भाई है, ट्विंस, पैरेलल यूनिवर्स में, पैरेलल यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन जैसा ही है होता है पॉजिट्रॉन, सिर्फ इस पर चार्ज पॉजिटिव में होता है। ये न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा, और ये न्यूक्लियस के बाहर मिलता है। ये है इलेक्ट्रॉन और ये है प्रोटॉन, वैसे वो भी मिल जाता है अंदर, इसी कोई दिक्कत नहीं। अगर इसकी एनर्जी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, और इसकी एनर्जी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये दोनों मिलेंगे ना तो लाइट बना सकते हैं। लाइट बनाने का मतलब फोटोन बना सकते हैं, फोटोन का मतलब गामा रेज बना सकते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर के क्या बना रहे हैं, गामा रेज, तो इसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिखिए इसको, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। कैलकुलेट एक्सेलरेटिंग वोल्टेज फॉर अल्फा पार्टिकल्स
calculate accelerating voltage for alpha particles whose wavelength is equal to the de Broglie wavelength, whose wavelength is equal to the de Broglie wavelength of deuteron at 500 voltage.